वेलकम टू ब्लेजर डेवलपमेंट सीरीज। पार्ट 3 में हम एपीआई डेवलपमेंट को कंटिन्यू करेंगे और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो बुक वाली एंटिटी है उसमें कुछ कॉलम मिसिंग है। इसके अलावा हम आइडेंटिटी को ऐड करेंगे और साथ साथ बोरो बुक एपीआई को कंप्लीट करेंगे। होपफुली ये हमारी लास्ट वीडियो होगी बैक एंड डेवलपमेंट की। उसके बाद हम फ्रंट एंड की तरफ जाएंगे। बुक में मुझे 3 कॉलम्स चाहिए। पहला है कवर बुक कवर यूआरएल। Second one is total copies. And third one is available copies. Now we need to add identity. So उसके लिए मुझे एक पैकेज चाहिए आइडेंटिटी का। आइडेंटिटी का अगर आपको आइडिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो बेसिकली ये एक आइडेंटिटी फ्रेमवर्क है, माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड की है। ये ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन जैसी फंक्शनैलिटी को प्रोवाइड करता है। मींस लॉगिन, रजिस्टर, रीसेट पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड, इस तरह की जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ है उनको ये हैंडल करता है। और अभी आप अगर डेटाबेस में देखें तो हमारे पास 2 टेबल्स हैं, बुक्स और कैटेगरीज का। और जब हम आइडेंटिटी को ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसके अलावा 4 से 5 टेबल मजीद आएंगे जो कि आइडेंटिटी हमारे लिए क्रिएट करेगा। तो हमें जो पैकेज ऐड करना है वो है आइडेंटिटी का microsoft.asp.netcore.identity.entity core। और जो वर्जन है वो हमें इंस्टॉल करना है जो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का हम यूज़ कर रहे हैं, ये है 9.0.10। तो इसी को हमने यूज़ करना है। ठीक है, पैकेज हमारा ऐड हो गया है। इसके बाद हम आते हैं डीबी कॉन्टेक्स्ट में। अब हम आइडेंटिटी को यूज़ कर रहे हैं तो हमें इसको रिप्लेस करना है आइडेंटिटी के साथ। ये होगा आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे ऑन मॉडल क्रिएटिंग में हमें एक लाइन लिखनी है, बेस डॉट ऑन मॉडल क्रिएटिंग मॉडल बिल्डर। ठीक है, अगर ये लाइन ऐड नहीं करेंगे तो जब आप माइग्रेशन चलाएंगे आपके पास एरर आएगा। ये जो लाइन है ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेट करती है आइडेंटिटी से रिलेटेड। तो अब हम माइग्रेशन ऐड करते हैं और आप देखेंगे कि हमारे पास न्यू टेबल्स डेटाबेस में बनेंगे। अच्छा, ये हमारे पास कुछ कॉलम्स हैं जो हमने बुक वाले टेबल में ऐड किए हैं, और उसके बाद ये कुछ टेबल हैं जो नए भर रहे हैं। और अब हम अपडेट डेटाबेस की कमांड चलाते हैं और फिर देखते हैं डेटाबेस में कौन कौन से नए टेबल बने हैं। अगर आपको एंटिटी फ्रेमवर्क का या आइडेंटिटी का आइडिया नहीं है तो इसके लिए एक नई प्लेलिस्ट आएगी जिसमें हम स्क्रैच से आइडेंटिटी फ्रेमवर्क को और एंटिटी फ्रेमवर्क कोर को देखेंगे। अभी फ़िलहाल आप एक आइडिया ले सकते हैं कि ये किस तरह काम करता है। अब हम डेटाबेस में जाते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं कि कौन कौन से नए टेबल क्रिएट हुए हैं।
ये देखें हमारे पास बुक और कैटेगरी का पहले टेबल था और ये जो टेबल हैं ये नए क्रिएट हुए हैं। ठीक है, अब इसको हम अपनी लॉगिन और रजिस्टर के लिए यूज़ करेंगे ASP.NET यूज़र के टेबल्स को। हम इनके नेम भी चेंज कर सकते हैं लेकिन फ़िलहाल हम इसी को ही रखते हैं, जो डिफ़ॉल्ट नेम है वही रखते हैं। अच्छा जी, अब हम ऐड करेंगे डिफ़ॉल्ट रोल्स एंड यूज़र। ठीक है, अब हमारे पास जो इस एप्लीकेशन में रोल हैं वो 2 रोल्स हैं, एक एडमिन का और एक मेंबर का। एडमिन जो है वो क्रिएट कर सकता है बुक, एडिट और डिलीट कर सकता है, और जो मेंबर है वो उस बुक को बोरो कर सकता है। तो सबसे पहले हमें अब काम करना पड़ेगा सीडिंग पे। तो एक क्लास ऐड करते हैं डाटा में और इसको नेम देते हैं DB इनिशियलाइजर का, या इसको हम क्या देते हैं सीड। अच्छा, इसको हम अब बनाते हैं स्टैटिक क्लास और इसमें हम डिफ़ॉल्ट रोल सेट करेंगे। ये कुछ डिफ़ॉल्ट क्लासेस हैं जो कि एक है रोल मैनेजर और एक है यूज़र मैनेजर। जो रोल मैनेजर है ये रोल्स को हैंडल करती है और जो यूज़र मैनेजर है ये यूज़र्स को मैनेज करता है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो रोल है वो है एडमिन और एक है मेंबर। ठीक है, अब हम इसको सीड करवाएंगे, यानी कि हम ये जो रोल्स हैं ये डेटाबेस में ऐड करवाएंगे। इसको हम क्या लेते हैं अवेट, और यहाँ पे ये सिंपल सा है। पहले तो वो रोल चेक कर रहा है कि ये वाले अगर रोल डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करते तो उनको ऐड कर दे, और अगर पहले से एग्जिस्ट करता है रोल तो उसको छोड़ दे, मतलब उसको ऐड ना करे। उसके बाद हमारे पास एक यूज़र भी हमने ऐड करवाना है डेटाबेस में जो कि सुपर एडमिन होगा। तो हम इसको करवा देते हैं सीड एडमिन। और अब हम
पहले चेक कर लेते हैं कि ये वाला जो यूज़र है एडमिन, ये डेटाबेस में अगर नहीं है तो ऐड कर दो, अदरवाइज़ इसको छोड़ दो, ताकि हमारे पास एक ही तरह के मल्टीपल यूज़र ना हो। तो यहाँ पे हम गिटहब जो को पायलट है उसकी रिकमेंडेशन को यूज़ करते हैं, और ये चेक कर रहा है कि अगर तो ये वाली ईमेल नल है डेटाबेस में, ठीक है, तो ये यूज़र ऐड कर दो, और उसका जो रोल है वो ये एडमिन ऐड कर दो। और इसके बाद हम इस सीडर को कॉल करेंगे अपनी प्रोग्राम डॉट सी एस में। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है, अब चलते हैं प्रोग्राम डॉट सी एस में। यहाँ पे हमने जो अभी क्लास बनाई है उसको ऐड करना है, यहाँ से वो कॉल होगी। तो सबसे पहले हम एक स्कोप क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एक क्रिएट स्कोप किया है, और उस स्कोप से हमने सर्विस रिक्वायर्ड की है, जो कि हमें कॉन्टेक्स्ट चाहिए, डेटाबेस का कॉन्टेक्स्ट चाहिए। और यहाँ पे हम माइग्रेशन ऐड कर रहे हैं। इस लाइन का क्या मतलब है कि जब हम माइग्रेशन ऐड करते हैं तो हमें डेटा उसके बाद अपडेट डेटाबेस की कमांड चलानी पड़ती है। तो अगर ये लाइन आप लिखेंगे तो जस्ट आपने ऐड माइग्रेशन करनी है, और जब ये प्रोजेक्ट रन होगा तो वो ऑटोमेटिकली उस माइग्रेशन को डेटाबेस में अपडेट कर देगा। उसके बाद जो रोल मैनेजर की क्लासेस हैं, क्योंकि हमारा जो सीड रोल्स एंड एडमिन एसिंक जो फंक्शन है वो उसको रोल मैनेजर और यूज़र मैनेजर चाहिए, तो यहाँ से हम उनके ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उसको पास कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी ये जो हमारा फंक्शन है सीड रोल्स एंड एडमिन का, ये वो जो अभी हमने बनाया है वो रोल्स और एडमिन को ऐड कर रहा है। ठीक है, अब हम अगर इसको एग्जीक्यूट करें, इस प्रोजेक्ट को रन करें, तो हमारे पास एक यूज़र बनना चाहिए और दो रोल्स बने चाहिए, जो कि एडमिन और मेंबर हैं, और यूज़र admin@abc.com है। अगर मैं अभी आपको दिखाऊं तो इसमें ASP.NET यूज़र में कितने यूज़र हैं, क्योंकि अभी टेबल बना है तो इसमें कोई यूज़र नहीं होगा। और जब हम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, तो यहाँ पे एक यूज़र बनेगा। और रोल्स वाले टेबल में भी देखते हैं कितने रोल हैं, अभी इसमें भी कोई रोल नहीं है। तो जब प्रोजेक्ट हमारा रन होगा तो यहाँ पे डाटा आना चाहिए। अच्छा, अब चेक करते हैं कि आया के रोल्स बने हैं। नहीं, अभी हमारे पास ना यूज़र आया है ना रोल आया है, तो आई थिंक कोई एरर है। हाँ, यहाँ पे हमें एरर कह रहा है कि नो सर्विस ऑफ टाइप माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET कोर आइडेंटिटी रोल मैनेजर। ओके, अभी हमने प्रोग्राम डॉट सी एस में एक सर्विस ऐड करनी है, एक आइडेंटिटी ऐड करनी है। जैसे कि यहाँ पे हम एसक्यूएल सर्वर यूज़ कर रहे हैं, हम बता रहे हैं उसको कि हम हमारी कौन सी डेटाबेस है और उसकी कनेक्शन स्ट्रिंग क्या है। इसी तरह हमने यहाँ पे प्रोग्राम डॉट सी एस में एक और सर्विस ऐड करनी है जिसे हम कहते हैं आइडेंटिटी। तो हम यहाँ पे कमेंट लिखते हैं ऐड आइडेंटिटी, तो होपफुली जो को पायलट है वो हमारे लिए ऐड कर देगा। अच्छा, तो इसमें करना क्या है, आपने लिखना है बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड आइडेंटिटी। ठीक है, और यहाँ पे आपको वो सजेशन दे रहा है
इसमें हमने आइडेंटिटी यूज़र ली है और आइडेंटिटी रोल लिया है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट क्लासेस है। आगे चल के हम हो सकता है इसको एप्लीकेशन यूज़र भी ले लें, अपनी एक क्लास बनाएंगे अगर हमें यूज़र टेबल में कोई कॉलम ऐड करना है। अदरवाइज़ हम आइडेंटिटी यूज़र को ही यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम बता रहे हैं कि हमारी जो कॉन्टेक्स्ट है डीबी कॉन्टेक्स्ट वो कौन सी है, और ऐड डिफ़ॉल्ट टोकन प्रोवाइडर्स, ये बेसिकली कुछ कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा, अब हम चलाते हैं अपने प्रोजेक्ट को और चेक करते हैं कि आया के रोल्स और एडमिन ऐड हो रहे हैं। अगर कुछ इश्यू होगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। ओके, अब चेक करते हैं कि हमारे पास यूज़र आया। यस, हमारे पास सेम यूज़र है जो अभी हमने मेंशन किया है अपनी सीड क्लास में। और रोल्स को देखते हैं, हमारे पास रोल्स भी अवेलेबल हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो आइडेंटिटी है वो कॉन्फ़िगर हो गई है और अब हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने एपीआई पे काम करना है जो है बारो बुक की। और सबसे पहले हमें उसका टेबल बनाना पड़ेगा, तो एंटिटी बनाते हैं एक बारो रिकॉर्ड। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होगा, एक तो बुक आईडी होगी कि कौन सी बुक को हम बारो कर रहे हैं। और इसको हम कह देते हैं रिक्वायर्ड। बेसिकली ये फॉरेन की होगी। बुक, और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं बुक को। और उसके बाद एक और हमारे पास प्रॉपर्टी है मेंबर आईडी। ठीक है, और ये भी हमारे पास फॉरेन की है। यहाँ पे हम इसको मेंशन भी कर सकते हैं फॉरेन की। और इस मेंबर को हमने यहाँ पे मेंशन करना है कि ये फॉरेन की है इस टेबल के साथ। ठीक है, इस जो कि यूज़र टेबल है। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी है बारो डेट की। ये भी रिक्वायर्ड है। और उसके बाद है यहाँ पे बेसिकली हम कह देते हैं डेट टाइम डॉट नाउ या यूटीसी नाउ। और उसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है ड्यू डेट, कि जो बुक वो रिटर्न आनी है वो किस डेट को आनी है।
और एक्चुअली जो बुक कब रिटर्न हुई है वो डेट क्या है, उसको हम कह देते हैं रिटर्न डेट। ठीक है, ये हमारा जो बारो रिकॉर्ड वाला टेबल है, इसमें बुक आईडी है, कौन सी बुक बारो हो रही है, मेंबर आईडी है, कौन इसको बारो कर रहा है, और बारो डेट किस डेट पे बारो हो रही है, और ड्यू डेट रिटर्न उसने कब आनी है, रिटर्न कब आएगी, और रिटर्न आई कब है। ठीक है, मींस अगर आज की डेट में वो रिटर्न आ रही उसने आना है, लेकिन यूज़र जो है वो कल उसको रिटर्न करता है, तो वो यहाँ पे हम उसको ट्रैक कर रहे हैं। ठीक है, इसकी बेस पे अगर उन्होंने कोई फाइन शाइन करना है उसको, तो वो फाइन वगैरह की फंक्शनलिटी को ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसको सिंपल रख रहे हैं। अब इसको हम ऐड करते हैं कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ पे हम डीबी सेट ऐड करेंगे बारो रिकॉर्ड, और इसके बाद हम माइग्रेशन को ऐड करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास कुछ इशू है। यस, ये जो मेंबर आईडी है ये है स्ट्रिंग, बिकॉज जो हमारे पास आइडेंटिटी यूज़र में जो आईडी है वो स्ट्रिंग है, तो हमें इसको स्ट्रिंग लेना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारी माइग्रेशन बनी है, और इसमें ये कॉलम्स हैं, और ये हमारे पास एक बोरो रिकॉर्ड बुक आईडी है जो कि इंडेक्स है, और ये हमारे पास रिलेशन है जो कि यूज़र के टेबल के साथ है और बुक के टेबल के साथ है। तो जो माइग्रेशन है वो ठीक लग रही है। अब इसको हमने डेटाबेस में इसका टेबल बनाना है, तो हम क्या लिखते हैं, माइग्रेशन अपडेट डेटाबेस। लेकिन अभी मैंने डिस्कस किया था कि जो प्रोग्राम डॉट सी एस में हमने लाइन लिखी है कॉन्टेक्स्ट डॉट डेटाबेस डॉट माइग्रेट, इस लाइन के बाद हमें अपडेट डेटाबेस की कमांड चलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखें तो टेबल्स में, मैं इसको रिफ्रेश भी कर देता हूँ, अभी आप देखें कि बारो रिकॉर्ड का कोई टेबल नहीं है। और वो टेबल कब बनेगा, जब हम अपडेट डेटाबेस की कमांड चलाएंगे। लेकिन हमारे पास ये लाइन है कॉन्टेक्स्ट डॉट डेटाबेस डॉट माइग्रेट, ये हमारे लिए माइग्रेशन को अपडेट करेगी डेटाबेस में, जो कि टेबल बनाएगी। तो अब हम इस प्रोजेक्ट को चलाते हैं, और जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो आप देखेंगे आपके पास एक टेबल होगा बारो रिकॉर्ड का। अभी हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया सक्सेसफुली, और कोई एरर नहीं है। और अब हम देखते हैं अपने टेबल्स में, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो हमारे पास ये है बारो रिकॉर्ड का टेबल, और इसमें कॉलम्स जो हमने बनाए हैं बुक आईडी, मेंबर आईडी, बारो डेट, रिटर्न डेट, वो हमारे पास कॉलम्स ये आ गए, और यही होने चाहिए। अब हम जो एपीआई है बारो बुक की, उस पर काम करेंगे, और हम अपनी एपीआई को कंप्लीट करेंगे। होपफुली हमारे पास ये जो लास्ट एपीआई है, इसके बाद हम इन एपीआईज को फ्रंट एंड में इंटीग्रेट करेंगे, जो कि हमारा ब्लेजर सर्वर, ब्लेजर वेब असेंबली एप्लीकेशन है। अच्छा जी, हम इन सारी फाइलों को करते हैं क्लोज, और कंट्रोलर्स में हम बनाते हैं एपीआई
अच्छा, यहाँ पे आपने एपीआई सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने कंट्रोलर सिलेक्ट करना है और इसको आप नेम दे दोगे बारो बुक कंट्रोलर। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमें अपना डीबी कॉन्टेक्स्ट ऐड करना है कि हमारा डीबी कॉन्टेक्स्ट क्या है। हमारे पास है रीड ओनली लाइब्रेरी डीबी कॉन्टेक्स्ट। मेरा ख्याल है माई लाइब्रेरी डीबी कॉन्टेक्स्ट है, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रक्टर में इसकी डिपेंडेंसी को रिजॉल्व करते हैं। ओके, नाउ अब हमने एपीआईज क्रिएट करनी है और एपीआई को राइट करना है। तो सबसे पहले जो एपीआई हमारी होगी वो होगी बारो बुक की। अच्छा, देखिए ये कितना इंटेलिजेंट है, जो को पायलट है ये मुझे उस इंटेलिजेंस बता रहा है कि मुझे क्या चाहिए। देख लें इसकी कितना ये स्मार्ट कर दिया इन्होंने। और एग्जैक्टली जो है मुझे 12 बुक की एपीआई चाहिए और जो इस कोड दिखा रहा था तकरीबन वो सेम था। अगर हम इसको देखें कोड को, बुक आईडी हमारे पास है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको चेंज कर लेते हैं। चले हम जो है ना अपने कोड लिखते हैं ताकि आपको समझ आती रहे साथ साथ। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, टेबल का जो नेम है हम पूरे का पूरा टेबल रिटर्न करवा देते हैं। बुक बारो रिकॉर्ड। अच्छा, हमें यहाँ पे चाहिए मेंबर आईडी जो कि यूज़र आईडी होगी, लॉगिन यूज़र आईडी। उसके बाद हमें चाहिए बुक आईडी कि कौन सी बुक वो बारो करना चाह रहा है और कौन मेंबर है जो कि बारो करना चाह रहा है। ठीक है, अब हम कॉन्टेक्स्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये जो बुक है ये अवेलेबल है हमारे पास डेटाबेस में। तो हम करते हैं बुक्स डॉट फाइंड एसिंग। ठीक है, उसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि ये जो बुक है ये हमारी डेटाबेस में पड़ी है। इफ बुक इज इक्वल टू नल। ठीक है, अगर तो बुक इज इक्वल टू नल है या फिर उसकी जो अवेलेबल कॉपीज हैं वो ज़ीरो हैं या ज़ीरो से लेस हैं।
तब हमें रिटर्न को नल कर दो। ठीक है, अदरवाइज हम बारो बुक अदरवाइज हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे बारो रिकॉर्ड का, ताकि हम डेटाबेस में डाटा इंसर्ट कर सकें। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम रखेंगे बुक आईडी, मेंबर आईडी, डेट और ड्यू डेट, मतलब किस डेट को वो उसने रिटर्न आना है। और ये जो 14 डेज हमने बाय डिफ़ॉल्ट रखी हुई है, लेकिन आप इसको कुछ भी रख सकते हैं। इस केस में हमने इसको 14 डेज का कहा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जब ये बारो बुक हो रही है, मतलब कोई इसको बुक को बारो कर रहा है, तो हमने इसकी क्वांटिटीज को माइनस भी करना है। तो उसके लिए हम करते हैं बुक डॉट अवेलेबल कॉपीज माइनस माइनस। ठीक है, और उसके बाद हम इस बुक को ऐड करते हैं बारो रिकॉर्ड में, डॉट ऐड बारो रिकॉर्ड। और उसके बाद हम इसको कहते हैं सेव चेंजेस एसिंग। और यहाँ से हम कर देते हैं रिटर्न बारो रिकॉर्ड। ठीक है, ये हमारी जो एपीआई है बारो रिकॉर्ड वाली वो कंप्लीट हो गया, और इसको हम नेम दे देते हैं ठीक है, अब हमारे पास एक एपीआई तो कंप्लीट हो गई है, एक दूसरी एपीआई है जो है रिटर्न बुक की। ठीक है, जब रिटर्न बुक आ रही है हमने इसको भी हैंडल करना है। यहाँ पे जो बुक आईडी होगी बारो आईडी हम पास करेंगे, जो बारो रिकॉर्ड आईडी होगी उसको पास करेंगे। अब सबसे पहले हम इसको कर देते हैं एसिंक। ठीक है, अब ये जो आईडी आ रही है इसको हम चेक, सबसे पहले इससे जो रिकॉर्ड है वो मंगवाते हैं इससे। तो इसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट डॉट बारो रिकॉर्ड डॉट इंक्लूड इंक्लूड में हमें बुक की डिटेल भी चाहिए, तो हम वो भी मंगवा लेते हैं साथ ही। बी बिलोंग्स टू बी डॉट बुक।
ठीक है, अभी जो हमारे पास आईडी आई है, मतलब एक बुक रिटर्न आई है, तो हमने जो बारो रिकॉर्ड था, जो रिकॉर्ड ये यहाँ पे हमने ऐड की थी एंट्री, उसकी आईडी हम यहाँ पे भेज रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि वो चेक कर रहे हैं इस आईडी की बेस पे कि उसका रिकॉर्ड क्या है, मतलब कब उसने बारो की थी और कब वो रिटर्न कर रहा है, तो उसकी बेस पे हम इसको अपडेट करेंगे। सबसे पहले हमने वो रिकॉर्ड मंगवाया अपने पास उसका, ठीक है। अब हम चेक कर रहे हैं कि अगर तो वो नल तो नहीं है, मतलब वाकई ही वो रिकॉर्ड पड़ा है। और यहाँ पे एक और चेक लगा लेते हैं। बारो रिकॉर्ड डॉट रिटर्न डेट नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। उस केस में रिटर्न पास करें, और अदरवाइज हमारे पास बारो रिकॉर्ड डॉट रिटर्न डेट, ठीक है, आज की जो डेट है हम उसको ऐड कर देते हैं। और अब ये जो बुक है ये हमारे पास वापस आ गई है। तो यहाँ पे जब बुक बारो हो रही थी तो हम उसकी एक क्वांटिटी माइनस कर रहे थे। यहाँ पे हमारे पास जो बुक है उसको हम ऐड करेंगे अपनी डेटाबेस के टेबल में, जो कि अवेलेबल कॉपीज़ है। हमारे पास जो बुक है वो हमारे स्टॉक में या जो भी इन्वेंट्री है उसमें वापस आ गई। उसके बाद हम इसको अपडेट कर देंगे, कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस। ठीक है, अब हमने जो अपनी सेकंड एपीआई है वो कंप्लीट कर लिया, जो कि रिटर्न है, रिटर्न कर रही है। अब हमारे पास एक थर्ड एपीआई है जो कि हमने लिस्ट करवानी है, बारो रिकॉर्ड्स का डाटा शो करवाना है, तो उसकी भी एक एपीआई बना लेते हैं, और वो होगी गेट। चलें, इस दफ़ा जो है ना हम इसकी बात सुन लेते हैं और इसकी इंटेलिजेंस को यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, इसमें हमें सारी जो है वो सारा रिकॉर्ड चाहिए, तो हम इसमें वेयर को निकाल देते हैं, बाकी इसकी बात मान लेते हैं। ठीक है, इसमें जस्ट हम जो रिकॉर्ड है हमारे पास वो शो करवा रहे हैं, मतलब उसकी लिस्ट जो है या उसकी, हाँ, उसकी जो लिस्ट है पूरे के पूरे रिकॉर्ड की, वो हम रिटर्न कर रहे हैं। तो ये थी हमारी बारो रिकॉर्ड की एपीआई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको टेस्ट करेंगे और फिर हम जाएंगे इंटीग्रेशन की तरफ ब्लेज़र वेब असेंबली में। आई थिंक हमने अपना जो बैकएंड है वो सारा कंप्लीट कर लिया है सिवाय लॉगिन और रजिस्टर के। तो अब वो देखते हैं कि वो नेक्स्ट वीडियो में करना है या फिर इंटीग्रेशन के बाद करना है। आई थिंक पहले हमें सारी जो है वो डेवलप बैकएंड को कंप्लीट करना कर लेना चाहिए, और उसके बाद हम जो है वो इंटीग्रेशन की तरफ जाएंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इन एपीआईज को टेस्ट करेंगे जो बनाई हैं, और फिर हम देखेंगे कि हमने लॉगिन अभी बनानी है या बाद में बनानी है। तो ये थी आज की वीडियो, आपको अच्छी लगी, और अगर आपने कुछ इसमें नया सीखा है तो कमेंट में बताएं, और कोई क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट में आप लिखें। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्स एज सून एज पॉसिबल। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।